हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 13 सितंबर के इतिहास की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी क्लासें हो चुकी हैं इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की, उन सभी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, और अधिक सहजता महसूस हो तो यार प्ले लिस्ट भी बनाई गई है। प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारे क्लासों का लुफ्त उठा सकते हैं बाकायदा। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में 13 सितंबर की इतिहास की बात करते हैं, जो कि बाकायदा हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में 13 तारीख के तौर पे क्या हो गई, दर्ज हो गई। तो बात करते हैं 13 सितंबर के इतिहास की, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में क्या है, दर्ज है। तो बात करते हैं 13 सितंबर 1759 की बात करते हैं। ये जो तारीख है ये भी यार अपने आप में अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गई हमेशा के लिए। और इतना ही नहीं, इसका प्रमाण बाकायदा ये 13 सितंबर 1759 की तारीख है या इसका साक्षी है। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि क्यूबेक की लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है? क्यूबेक की लड़ाई। क्यूबेक का युद्ध होता है या लड़ाई होती है। ठीक है, इस युद्ध में या ये जो युद्ध होता है वो कहां पे होता है और किन किन के मध्य में होता है। तो सबसे पहली बात यार, ज्यादा नहीं, इसमें दो संगठन थे, जिसमें से हमारा जो पहला संगठन था उसके तरफ से जो इस लड़ाई में भाग लेने वाले जो देश थे वो थे हमारे कौन? पहला हमारा ऑस्ट्रिया हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के पश्चात हमारा स्वीडन हो गया। क्या हो गया? स्वीडन हो गया। स्वीडन के पश्चात सिक्स हो गया या सिक्सोने हो गया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात रूस हो गया। रूस के पश्चात हमारे यार ऐसे इस तरीके के ईटे सेक्टर डालते हैं फिलहाल में। इस तरीके के ऐसे देश हैं जो यार मिल करके एक संगठन टाइप बनाते हैं और इस युद्ध में क्या करते हैं, बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा पहला संगठन होता है। इसी में हमारा दूसरा संगठन जो था उसमें यार भाग लिया था ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के पश्चात पर्सिया ने। किसने? पर्सिया नाम सुना होगा हमने, जो कि यूरोप का ही एक पार्ट है। एंड पर्सिया के साथ साथ यार हनोवेर नाम सुना होगा हमने। ये हमारे यार इस तरीके के देश मिल करके क्या होते हैं, एक संगठन टाइप बनाते हैं जो कि क्यूबेक की युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। और औपनिवेशिक काल में अगर बात करें इस युद्ध की, तो औपनिवेशिक काल में या एक तरीके से बोल सकते हैं औपनिवेशिक युग में हमारे क्या होता है कि इंडिया और यूरोप इन दोनों के मध्य में या ये जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है वो इन दोनों के साथ में होता है या इन दोनों के मतलब उसी में होता है। किसमें होता है? भारत और यूरोप के। और भारत में ये युद्ध हुआ तो इसको भारतीय युद्ध के नाम से,
और यूरोप में ये युद्ध हुआ तो इसको यूरोपीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसमें यार इस क्यूबेक की लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्राहम की लड़ाई के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब्राहम की लड़ाई, अब्राहम की लड़ाई के नाम से या अब्राहम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और फाइनली इसमें अगर एक तरीके से बोलना चाहूं तो सबसे जो उत्सुक था फ्रांस से युद्ध करने के लिए, क्योंकि यूरोप, हमारा जो यूरोप आता है वो यार मतलब यूरोप के अंतर्गत ही एक हमारा देश आता है फ्रांस। तो पार्टिकुलरली ये युद्ध जो हमारा होता है पार्टिकुलर रूप से वो यूरोप में ही होता है। और यूरोप के कहां पे होता है, तो फ्रांस में होता है। और फ्रांस में यार जब ये युद्ध होता है तो ब्रिटेन बड़ा उत्सुक होता है। ब्रिटेन उत्सुक क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्रिटेन है ये यार व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने मतलब दुश्मन या एक तरीके से प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी फ्रांस को ये क्या करना चाहता था, परास्त करना चाह रहा था। किसके दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, यानी व्यापार के मामले में फ्रांस को पीछे करना चाह रहा था। इस कारणवश इसने क्या किया, इस क्यूबेक के युद्ध में ब्रिटेन ने क्या किया, भाग लिया। और इतना ही नहीं यार, ये जो हमारा फ्रांस है या फ्रांस के अंतर्गत या यूरोप के अंतर्गत ये जो हमारा फ्रांस आता है, इसमें यार हमारा द ग्रेट करके हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं सैनिक वगैरह होते हैं जो कि पूरे तरीके से पर्सिया पर क्या करते हैं, या जो द ग्रेट चैनल करके और पर्सिया में ही हमारे कुछ सैनिक आते हैं, उन्होंने कब्जा किया था कहां पे, फ्रांस में जाकर के। और इतना ही नहीं यार, ये जो मतलब युद्ध चलता है, फाइनली इस युद्ध को मतलब होते हुए 4 साल व्यतीत हो जाते हैं। ये युद्ध 4 सालों के पश्चात समाप्त होता है और फाइनली 1959 में इस युद्ध का आरंभ होता है और फाइनली लास्ट में जाकर के 1763 में ये लड़ाई हमारी समाप्त होती है। और कब समाप्त होती है, कैसे होती है, तो फ्रांस जो है हमारा वो पीछे हट जाता है, या फ्रांस को परास्त होने के पश्चात या फ्रांस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया इस लड़ाई, क्यूबेक की लड़ाई में। तभी हमारा ये मतलब 1763 में 4 साल तक यह युद्ध चलने के पश्चात 1763 में फ्रांस के आत्मसमर्पण करते ही यह युद्ध हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस कारणवश ये जो हमारी 13 सितंबर 1759 की तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में क्या है, दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश भी हमको इस घटना को क्या करना है, याद रखना है। देखते हैं इसी के पश्चात में जो हमारी नेक्स्ट डेट आती है 13 सितंबर 1909 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1909। यार ये जो तारीख है ये भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी हमारा 13 सितंबर की क्या है, तारीख है। बाकायदा 13 तारीख इसका प्रमाण है। इस दिन क्या होता है कि चंद्रमा की सतह पर यार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगाते हैं। क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं कि चंद्रमा की सतह पर बर्फ की खोज करने के लिए, किस चीज की, बर्फ की खोज करने के लिए इसरो ने और नासा ने दोनों साथ में मिल करके एक अभियान चलाते हैं या एक तरीके का परीक्षण करते हैं, जिसमें ये यार परीक्षण उनका क्या होता है, असफल हो जाता है। चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की
सतह पर बर्फ की खोज करने के लिए, किसकी? बर्फ की खोज करने के लिए, खोज करने के लिए इसरो ने और नासा ने, इसरो और नासा ने क्या किया? एक मतलब अभियान चलाया, जिसमें यार ये अभियान इनका क्या होता है? असफल हो जाता है। बड़े ही गिल्ट फील करते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, क्योंकि यार काफी सालों की मेहनत होती है इसरो और नासा में। नासा तो फिलहाल में काफी आगे है इसरो से, लेकिन ये जो इसरो है या जो डीआरडीओ वगैरह है, ये यार कुछ कम नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत ही प्रभुत्व संपन्न है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इंडिया में, ठीक है। तो काफी सारी मेहनत होती है और काफी सालों की मेहनत होती है, कोई 1-2 सालों की मेहनत नहीं होती इसमें, ठीक है। तो इसी कारणवश यार जब ये मतलब क्या होता है, असफल हो जाता है, तो काफी सारा मतलब सैड फील करते हैं ये लोग, और उसके पश्चात दोबारा फिर से प्रयास करते हैं, जिसमें ये बाकायदा क्या होते हैं? सफल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है प्राकृतिक तौर पे, जो कि हमारा चंद्रमा है। और यह जो चंद्रमा है, ये यार इसका आकार है कैसा? पृथ्वी का आकार तो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं भू-आभ टाइप में है, और ये जो चंद्रमा का आकार है, ये कैसा है? तो ये एक बॉल की शेप का है। किस शेप का? बॉल की शेप का। और ये पूरे के पूरे अंतरिक्ष में, सॉरी अंतरिक्ष की बात नहीं करते हैं, सौरमंडल बोलते हैं, ज्यादा बेटर है। पूरे के पूरे सौरमंडल में ये चंद्रमा हमारा ऐसा उपग्रह है जो कि 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ये तथ्य भी हमको क्या करना है? याद रखना है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह हमारा कौन? चंद्रमा। कहां पे? सौरमंडल में। सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा ये प्राकृतिक उपग्रह है। अब यार एक तरीके से एक इसमें अगर क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा तो बेटर है, नहीं आ रहा होगा फिर भी मैं बताता हूं कि 5वां ये सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यार आज हमारे इन होनहारों ने, किन होनहारों ने? इसरो ने, नासा ने, या जितने भी देश हैं हमारे इस पृथ्वी पे, उन सब ने अपने अपने उपग्रह क्या किए हैं? कृत्रिम रूप से, यानी मानव निर्मित उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में क्या हुए हैं? सारे देशों ने अपनी काबिलियत को बाकायदा क्या किया है? सराहा है। यानी हम किसी से कम नहीं। ये यार क्या है कि सारे देशों ने अपने प्रभुत्व को बाकायदा निखारा है। तो उसी में इसरो ने भी यार कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित जो भी हमारे उपग्रह हैं, जिनको हम लोग सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, ऐसे कई सारे सैटेलाइट हैं जो कि बाकायदा अंतरिक्ष में आज क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। और इतना ही नहीं यार, अंतरिक्ष में तो तैर ही रहे हैं, पृथ्वी के मतलब जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा समाप्त होता है, तो इस पृथ्वी के ऊपर भी अगर हम लोग जाते हैं, जहां से पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा वो समाप्त होता है, तो उसी के पश्चात हमारे सारे देशों ने अपने अपने उपग्रह क्या किए हैं? पृथ्वी के चारों ओर क्या करके रखा है? सेट करके रखा है बाकायदा, ठीक है। तो वो मानव निर्मित है। मानव निर्मित को हम लोग कृत्रिम उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चंद्रमा है, ये हमारा प्राकृतिक है, यानी नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। ये उपग्रह हमारा जो कि पृथ्वी के पास केवल और केवल एक ही है, ठीक है।
और अगर इसी में इंटरेस्ट रखते हो तो क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। पहला चैप्टर में क्लास 6 की एनसीईआरटी में बाकायदा अध्ययन करना यार, उसमें बाकायदा बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है कि ये ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, सारा माहौल मिलेगा क्लास 6 के भूगोल में। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 16 सितंबर की तारीख है, ये यार बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज और हमेशा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। बात करते हैं इसी 13 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। और बाकायदा 13 तारीख इसका क्या है, प्रमाण है। देखते हैं इसी में 13 सितंबर 1928 की बात करते हैं। ये जो हमारी तारीख है, ये भी यार अपने आप में इतिहास के पन्नों में क्या है, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका गवाह ये 13 सितंबर 1928 की तारीख है। बाकायदा अपनी अलग पहचान के साथ में आज दर्ज है। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हमारे, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, श्रीधर पाठक के नाम से भी जानते हैं। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक ये हमारे क्या हैं, हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे हमारे। इनका क्या होता है, निधन होता है मेरे शेर। क्या होता है, निधन होता है, निधन होता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी जो भी हिंदी साहित्य में कवि के तौर पे जो रचनाएं रची, वो जो हमारी रचनाएं हैं उनमें यार इन्होंने जो बेसिकली या प्रभाव डाला इनकी रचनाओं ने, आमतौर पे इनकी जो रचनाएं हैं वो पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, वो यार सारी रचनाएं इनकी समाज सुधार से रिलेटेड, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि समाज सेवी के तौर पे, या इसी तरीके उनकी भावनात्मक जो भी विचारधारा थी, या मतलब एक तरीके से और बोले प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में, तो इसी तरह से रिलेटेड इनकी रचनाएं थी पूरी तरीके से, यानी प्रकृति से रिलेटेड, प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड, प्राकृतिक सौंदर्य से रिलेटेड, एंड इसी में समाज सुधार के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, सुधार के रूप में, या इसी तरीके के जितने भी हमारी भावनात्मक विचार इनके मन में आया, इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से अपने शब्दों को हिंदी साहित्य में उकेर करके रख दिया बड़े बेहतरीन तरीके से। इसी कारणवश इनको यार कृष्ण, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कृष्ण भूषण की उपाधि दी गई। इनको एक उपाधि दी गई जिसको कृष्ण भूषण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कृष्ण भूषण के नाम से। ये क्या है, तो ये एक प्रकार की उपाधि है। ठीक है, ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे श्रीधर पाठक हैं, ये यार हिंदी साहित्य में तो इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया ही, यानी अपने शब्दों के माध्यम से
कला का प्रदर्शन तो किया ही हिंदी साहित्य की रचना में, इसके साथ साथ इन्होंने यार अंग्रेजी भाषा में भी, अंग्रेजी के साथ साथ इसी तरीके के जितनी भी भाषाएं थी उनमें इन्होंने क्या किया, अपने शब्दों का जादू बिखेर दिया रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो समान रूप से एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारी भाषा में इन्होंने क्या किया, अपनी समान रूप से कमांड करके रखी थी। ठीक है, इस कारणवश भी ये जो हमारी 13 सितंबर 1928 की तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण ये 13 सितंबर 1928 की तारीख है। ठीक है, बात करते हैं इसी 13 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि यार हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तेरह सितंबर 1929 की बात करते हैं। इस दिन ये 13 सितंबर 1929 की जो तारीख है, ये भी यार अपने आप में बाकायदा यार अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि एक हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध या महानतम हमारे एक क्रांतिकारी थे, जिनको हम लोग जतीन्द्र नाथ या यतीन्द्र नाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या होता है, तो इनका निधन होता है या ये शहीद होते हैं। क्या होते हैं, जतीन्द्र नाथ जी बाकायदा शहीद होते हैं। और कब शहीद होते हैं, तो 13 सितंबर 1929 को। और ये थे कौन, तो ये एक प्रकार से महान क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे। कहां के, इंडिया के या भारत के महान क्रांतिकारी थे। और इतना ही नहीं यार, 1920 में इन्होंने क्या किया था कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में भी 1920 के आंदोलन में क्या होता है कि ये यार भाग लेते हैं, और इसी आंदोलन के चलते ये 4 बार क्या होते हैं, जेल जाते हैं। 4 बार जेल जाते हैं इसी आंदोलन में भाग लेने की वजह से। और इतना ही नहीं यार, इन्होंने जैसे ही ये जेल से बाहर आते हैं, तो क्या होता है कि एक हमारे सुप्रसिद्ध महान क्रांतिकारी और थे, जिनको सचिंद्र नाथ सयाल के नाम से भी जानते हैं। सचिंद्र नाथ सयाल, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। सचिंद्र नाथ सयाल ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इतना ही नहीं, इनके द्वारा एक क्रांतिकारी पार्टी बनाई गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन पार्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यानी एसोसिएशन पार्टी, एसोसिएशन पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस पार्टी में क्या किया, इस सचिंद्र नाथ ने क्या किया कि जतीन्द्र नाथ को एक तरीके से जगह दे दी एक सदस्य के तौर पे। यानी जतीन्द्र नाथ ने
इस पार्टी में भाग लिया एज आ HR के तौर पे, एज आ HR के तौर पे इन्होंने इस रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन पार्टी में क्या करते हैं, एज आ कमेटी के पर्सन यहां पे शामिल होते हैं। और जैसे ही शामिल होते हैं तो ये यार सचिंद्र नाथ क्या करते हैं, इनको एक दायित्व सौंप देते हैं जिसको द रिवॉल्यूशनरी के नाम से जानते हैं। वो दायित्व ऐसा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व या अहम तौर पे एक कार्य था जिसको द रिवॉल्यूशनरी के नाम से जानते हैं। इस नाम का यानी द रिवॉल्यूशनरी नाम का पर्चा छपवा करके सचिंद्र नाथ के कहने पे इन्होंने ये कहा इनको कि आप इस नाम का पर्चा छपवाइए और पूरे देश में जाकर के इस पर्चे का क्या किया जाए, वितरण किया जाए, जिससे हम लोगों की पार्टी का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके और हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य क्या हो सके, जुड़ सके। तो इस दायित्व को बड़े ही बेहतरीन तरीके से जतींद्र नाथ ने क्या किया, निभाया भी, ठीक है। और इसी के अलावा यार इतना ही नहीं, जतींद्र नाथ ने एक और अहम कार्य किया था कि उस समय हमारे भगत सिंह जो थे, इनके आह्वान पे या भगत सिंह के कहने पे जतींद्र नाथ ने क्या किया था कि 63 दिन का भूख आंदोलन रखा था। यानी एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि भूख आंदोलन रखा था। क्यों रखा था कि मतलब लाहौर में जो भी क्रांतिकारी थे इन लोगों के या इनके जो सदस्य थे, साथीगण थे, जो कि लाहौर की जेल में कैद थे। लाहौर कहां पे, पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहां की जेल में ये कैद थे इनके क्रांतिकारी साथी। तो भगत सिंह के कहने पे ये यार वहां पे जाकर के उन लोगों से काफी सारा मतलब माहौल गर्म होता है इन लोगों का, जिसमें से वो लोग मानते भी नहीं है। तो ये लोग यार क्या करते हैं कि भूख आंदोलन छेड़ देते हैं। और ये भूख आंदोलन इनका कितने दिन तक चलता है, 63 दिन तक। और फाइनली लास्ट वाले दिन में 63 दिन में ही यानी 63वें दिन में ही क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है भूख के कारण ही, इस आंदोलन के तहत, ठीक है। तो ये यार इस आंदोलन के तहत क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस कारणवश ये जो हमारी 13 सितंबर 1929 की तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई अपनी एक अलग पहचान के साथ में, जिसका गवाह या जिसका साक्षी बाकायदा ये हमारी 13 सितंबर 1929 की हमारी तारीख है, ठीक है। बात करते हैं इसी 13 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई, जिसका अध्ययन हम और आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसी में 13 सितंबर 1948 की बात करते हैं। 1948 यहां पे यार एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कई लोगों को यार ऐसा लगता होगा कि इस तरीके कितनी डेट याद रखेंगे। तो एक तरीके से पहले घटनाओं को नोट करना, घटनाओं को नोट करने के पश्चात मैं यार ये जो यहाँ की तारीखें लिखता हूं, ये लाइन वाइज लिखता हूं, यानी क्रम वाइज घटनाओं का वर्णन हम करते हैं कि किस तारीख को क्या होता है। तो पहले घटनाओं को याद रखेंगे एंड उसके बाद क्रम वाइज किस डेट को, पार्टिकुलर 13 सितंबर को ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई
यार क्रम वाइज हम लोग क्या करेंगे, उन घटनाओं को लिखेंगे और क्रम वाइज याद करेंगे और एक दो बार रिवीजन मार देंगे, तो यार कोई बड़ी बात नहीं है याद करने में, ठीक है। देखते हैं इस 13 सितंबर 1948 में क्या होता है कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध, एक तरीके से राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं, राजनीति के धुरंधर नेता, आज भी उनका जिक्र हमारे राजनीति में होता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, चाहे वो मोदी जी हो या कोई अन्य हमारा राजनीति का धुरंधर नेता हो, वो भी यार उनको आज सलाम ठोकता है। कौन है हमारे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका पहली बात पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था वल्लभ भाई झाबेर भाई, वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल, झाबेर भाई पटेल, ये क्या था, इनका पूरा नाम था। और ये जो आगे सरदार लगा है, ये इस सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, यानी आज इनको एक तरीके से शॉर्ट नेम बोल सकते हैं या निक नेम बोल सकते हैं। इनका क्या था, सरदार पटेल, इसी के नाम से आज ये लोकप्रिय है। इन्होंने क्या किया था कि यार हैदराबाद में, यानी 1948 में ही ये हैदराबाद में स्थित हमारे कुछ सैनिकों को ये वहां पे भेजते हैं कि, यानी जब ये उप प्रधानमंत्री थे इस समय 47 में हमारा देश आजाद होता है, 1947 को, और 13 सितंबर 1948 को ये घटना होती है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, तारीख को देखते ही सारी घटनाएं याद आनी चाहिए। इतिहास की जितनी घटनाएं हैं हमको तारीख देखते ही याद आनी चाहिए कि इस तारीख को कौन कौन सी घटना हमारी इतिहास में हो चुकी है, जो कि बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज ही नहीं दर्ज है, बाकायदा हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। तो घटना मतलब तारीख देख करके घटनाएं याद आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसी में सरदार पटेल ने ये कहा था, यानी अपने सैनिकों को, कि आप लोग मतलब हैदराबाद में घुसकर जाइए, मतलब घुसकर मारने की धमकी दी थी एक तरीके से सैनिकों को। इन्होंने आदेश दिया था कि हैदराबाद में आप लोग जाइए, वहां घुस करके मतलब लोगों को क्या कीजिए, जो भी उस समय के सैनिक वगैरह थे उनको भेज करके वहां पे उन लोगों को मरवाते हैं, या एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे मतलब उस समय स्वतंत्र होता है ये, तो भारत को एक संघ राष्ट्र बनाने के लिए, इसी के वजह से तो इनको जाना जाता है इतिहास में। तो एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए हैदराबाद में ये सैनिकों को भेजते हैं, ठीक है। इसी कारणवश ये यार 1948 की तारीख क्या हो जाती है, हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारतीय अधिवक्ता थे। अधिवक्ता मतलब वकील भी थे ये। कौन थे, भारतीय अधिवक्ता, भारतीय अधिवक्ता थे। और इसी के साथ में ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। किसके, कांग्रेस के, यानी स्वतंत्र भारत के हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी के ये हमारे क्या थे, वरिष्ठ नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करने वाले ये हमारे पहले व्यक्ति हैं। इसी कारणवश इनको यार आज जितने भी धुरंधर राजनीतिकार हैं, मैंने पहले ही बोला, चाहे वो मोदी जी हो,
मनमोहन सिंह हो या इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी, कोई भी हो, सारे के सारे इनके फैन थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कि किस लिए? क्योंकि इन्होंने भारत को गणराज्य बनाने के लिए, भारत को गणराज्य बनाया या भारत में गणराज्य स्थापित करने की वजह से इनको यार याद किया जाता है, या गणराज्य स्थापित करने वाले पिता हमारे कौन? तो वो झाबेर भाई पटेल जी। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है 13 सितंबर 1948 की, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जो कि 13 सितंबर 1948 इसका क्या है? बाकायदा साक्षी है इतिहास में। ठीक है, देखते हैं इसी में 13 सितंबर 1973 की बात करते हैं। ये जो हमारी तारीख है ये भी बाकायदा इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। अब यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ? तो इस दिन ये कोई ज्यादा उस तरीके इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ ही गई है डेट तो हम इसका भी अध्ययन कर ही लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो इस दिन हमारी एक मशहूर अभिनेत्री या एक्ट्रेस के तौर पे जानी मानी एक्ट्रेस हमारी महिमा चौधरी, क्या नाम था? महिमा चौधरी, इनका जन्म होता है। महिमा चौधरी का जन्म होता है भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही होनहार और बेहद खूबसूरत हमारी महिमा चौधरी। कौन थी? महिमा चौधरी का जन्म होता है, और ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनको यार ये हमारी मतलब ऐसी अभिनेत्री थी कि ये छोटे पर्दे पे काम नहीं करना चाहती थी। मतलब इतना बड़ा रुतबा, वाह क्या कहना दोस्त, ये छोटे पर्दे पे काम ही नहीं करना चाहती थी। ये केवल और केवल यार एक तरीके से छोटे पर्दे पे क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि ये टीवी पे काम नहीं करना चाहती थी, ये केवल और केवल फिल्मों की दुनिया में काम करना चाह रही थी, यानी बड़े पर्दे पे काम करना चाह रही थी। और इन्होंने ऐसा किया भी, इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की वो बड़े पर्दे से ही की। इसी कारणवश ये यार महिमा चौधरी 13 सितंबर 1973 की जो तारीख है ये बाकायदा आज इतिहास में महिमा चौधरी के जन्म के रूप में क्या हो जाती है? ये दर्ज हो जाती है। और इनका यार एक नाम और है जिसको रितु चौधरी के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस थी बाकायदा महिमा चौधरी के नाम से, लेकिन इनको रितु चौधरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना ही नहीं यार, ये मतलब एक तरीके से और बोले तो ये उस तरीके की एक्टिंग भी नहीं करती थी। मतलब इतना बड़ा रुतबा था लड़की के अंदर में कि क्या ही बोले, अपने आप में विरली और अनूठी थी। इसी कारण बस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत अंदाज में भी इसने अपनी अदाकार से यार बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम भी रखा, और कदम रखने के साथ साथ सबका दिल भी जीता अपने एक्टिंग के माध्यम से। ठीक है, तो इस कारणवश ये 13 सितंबर 1973 की तारीख महिमा चौधरी के नाम क्या हो गई? इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या कुछ घटनाएं जो कि यार हमेशा और हमेशा के लिए 13 तारीख के इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। आज के लिए भी
और हमेशा के लिए भी। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस 13 तारीख के इतिहास में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन की तारीख पे। तब तक के लिए जय